हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट पे। देखो, ये क्वेश्चन गेट 2009 में आया था। क्वेश्चन सीधा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट n elements using selection sort in worst case। अब इसने वर्ड क्या यूज किया, नंबर ऑफ स्वैप्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब गेट एग्जाम में बैठते हैं थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है, थोड़ी सी परेशानी रहती है, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं। बस सिलेक्शन सॉर्ट दिमाग में घुसा होता है, थीटा n स्क्वायर बिकॉज ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर टिक लगा के आ जाएंगे, है ना। बट एक्चुअली इसने नंबर ऑफ कंपैरिजन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात ही नहीं करी है, इसने सिर्फ स्वैप्स की बात करी है। तो इसका आंसर आएगा बेटा थीटा ऑफ n। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे, मैंने पूरा बताया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ स्वैप्स के लिए मैंने आपको रिकरेंस रिलेशन भी लिख करके दिखाई थी, और इसको सॉल्व करके हमने आंसर भी निकाला था। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्वैप्स आर n-1, सो दैट इज नथिंग बट थीटा ऑफ n। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। तो वही बात है, थोड़ा सा लेवल हम अप कर लेते हैं। अगर मतलब 2009 में ये पूछा था कि नंबर ऑफ स्वैप्स, तो रिकरेंस रिलेशन पूछी जा सकती है नंबर ऑफ स्वैप्स के लिए, है ना। तो रिकरेंस रिलेशन ये हमने लिख के दिखा रखी है। ठीक है, एस ऑफ एन इज वन प्लस एस ऑफ n-1, और एस ऑफ टू क्या हो जाएगी 1, वेयर एस एन इज द नंबर ऑफ स्वैप्स नीडेड टू सॉर्ट n एलिमेंट्स बाय सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है, तो आई थिंक मुझे बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बारी नंबर ऑफ स्वैप्स के बारे में पूछा है, फिर रिकरेंस रिलेशन पूछी जा सकती है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अभी मुझे पता है बहुत आसान लग रहा है आपको, डेड इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन वही बात है कि जब गेट में बैठे होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये चलता रहता है, सिलेक्शन शॉट मतलब थीटा n स्क्वायर, है ना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन, और उसके बाद अटेम्प्ट करना है। तो ये गूगली क्वेश्चन है ना, गूगली टाइप का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्विस्टेड है ये। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो आते हैं आगे। अच्छा, कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट इज स्टेबल और नॉट। मैंने आपको बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ाने हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, है ना, रेडिक्स सॉर्ट, बहुत सारी सॉर्टिंग पढ़ानी है, और सभी में ये क्वेश्चन आता है कि वो स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबल का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक हमने जितने भी, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, जो भी हमने रियल एग्जाम्पल लिया था, नंबर्स को हमने स्वैप किया था, वहां पे हमने रिपीटेशंस नहीं मानी थी, है ना। मैंने 11, 15, 4, 25, 6, 2 ऐसे लिखा था। लेकिन रियल लाइफ में जब हम लोग नंबर्स को सॉर्ट कर रहे होंगे तो वहां पे रिपीटेशंस आएंगे। तो अगर रिपीटेशंस आ रही हैं तो क्या उनका ऑर्डर मेंटेन रहता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लो मैं लिखता हूँ से 4, 5, 8, 2, 6, 1, 7, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर 1 आ गया। तो मतलब समझ रहे हो, 4 दो बारी रिपीट हो गया, है ना, 2 दो बार रिपीट हो गया, 1 दो बार रिपीट हो गया। तो इस पे अगर इस तरह के डेटा पे मैं सिलेक्शन सॉर्ट अपना एल्गोरिदम चलाऊंगा, तो जो भी रिपीटेड वैल्यूज हैं, जैसे ये वाला 4 पहले है, ये वाला 4 बाद में है, तो इस बात की हमारे को गारंटी रखनी है कि जो बाद वाला 4 है वो बाद में रहे, और जो पहले वाला 4 है वो पहले रहे, मतलब देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड। तो हम स्टेबल का मतलब क्या होता है कि इफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड देन their respective order is maintained, then their respective order is maintained। क्या वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। आप इसको मान लो 4A और इसको मान लो 4B, तो मतलब 4A पहले है 4B बाद में है, तो हमेशा 4A पहले होना चाहिए 4B बाद में होना चाहिए। सिमिलरली इसको मान लो 1A, इसको मान लो 1B, तो 1A ये पहले है तो हमेशा ये वाला 1 पहले होना चाहिए और ये वाला 1 बाद में होना चाहिए। इस बात की क्या मैं गारंटी कर पा रहा हूं, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टेबल। आई होप समझ में आएगा। तो इफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड देन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर इज मेंटेन्ड और नॉट। तो अगर मेंटेन हो रहा है तो वो स्टेबल है, अगर मेंटेन नहीं हो रहा तो वो स्टेबल नहीं है। मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अच्छे से बता दिया है। आप कोशिश करो, देखो कि वो स्टेबल आता है या नहीं। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तोड़ने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश मत करो। मतलब इन द सेंस आप किसी तरीके से ये प्रूव करने की कोशिश करो कि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको, एक झटके में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो हम लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 4, 3, 8, 2, 1, है ना, एंड देन 4, 6 ऐसे करके मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, हाँ मैंने यहाँ पे 4 लिखता हूँ, है ना, ताकि वही बात है, तोड़ना है ना, जोड़ना नहीं, तोड़ना है। तो यहाँ पे 4 लिखता हूँ और यहाँ पे 8 लिखता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे बेटा, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पे टी होता था, है ना, और हम यहाँ से शुरू करवाया करते थे, बोलते थे कि क्या टी बड़ा है इससे, होता था तो फिर हम टी में ही डाल देते थे, है ना। तो टी आगे खिसक के आ जाएगा 3 पे आ जाएगा। फिर क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं, तो टी यहीं पे रह जाएगा।
है ना। फिर हम देखेंगे आगे क्या 3 बड़ा है 2 से, है ना, एक एक करके आगे खिसकते जाते थे। हाँ जी है, तो टी हमारा खिसक के यहाँ आ जाया करता था। ठीक है, फिर हम क्या बोलते थे कि क्या टी बड़ा है मतलब क्या 2 बड़ा है 1 से, यस, तो टी हमारा खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या 1 बड़ा है 8 से, नहीं, तो क्या 1 बड़ा है 6 से, नहीं। सब एल्गोरिथम याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ही है। हाँ जी, तो अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट ये निकला। अब हम क्या करते थे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट आता था, उसको जो भी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होता था उससे स्वैप मार देते थे। अब मारो स्वैप, जैसे ही आप स्वैप करोगे तो ये मान लो ये है हमारा 4A और ये हमारा 4B, तो 4A पीछे आ जाएगा और 4B आगे रह जाएगा। मैंने क्या कहा था, 4A हमेशा आगे रहना चाहिए, 4B हमेशा पीछे रहना चाहिए। मतलब इस बात की गारंटी कर पाए कि जब हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे तो उनका ऑर्डर मेंटेन हो, लेकिन अब मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा, 4A हमारा पीछे चला जाएगा, 4B हमारा आगे है ना, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट अ स्टेबल एल्गोरिथम, है ना। क्यों? क्योंकि रिपीटेड ऑर्डर हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर ये जो स्टेबिलिटी वाली हम लोग बात कर रहे हैं, ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? तो ऑफ कोर्स आपके मन में आ रहा होगा कि भाई थोड़ा वर्ड तो फैंसी सा है, स्टेबल, है ना, तो स्टेबल होना ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, तो ये एडवांटेज होनी चाहिए या डिसएडवांटेज, है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि डिसएडवांटेज है ये सिलेक्शन सॉर्ट की, कि वो स्टेबल नहीं है ना। और आप एकदम ठीक सोच रहे हो, बिल्कुल कॉमन सेंस से आपने सोची है ये बात, और एकदम बढ़िया है कि डिसएडवांटेज है ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट की, कि वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब स्टेबल होना जरूरी है, अच्छा रहता है स्टेबल होना। और क्यों क्यों जरूरी है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये चीज तो देख ली कि सिलेक्शन सॉर्ट हमारी स्टेबल नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि ये डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है सिलेक्शन सॉर्ट की, मतलब स्टेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम को। तो स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट होना चाहिए, स्टेबल होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। और क्यों बेटर रहेगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट द ओनली थिंग इज, ये आपको पता होना चाहिए कि डिसएडवांटेज है सिलेक्शन सॉर्ट की, कि वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है ना, व्हाई वी नीड अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, व्हाई स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नीडेड। ठीक है, इसका एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। जैसे हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, उसमें सपोज कर लो मेरे पास नेम है और से सेक्शन है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम है और उसका सेक्शन है। जैसे स्टूडेंट का नाम हो सकता है XZW Y, है ना, ऐसे करके है। और एक्स का सेक्शन है A, जेड का सेक्शन है से B, डब्ल्यू का सेक्शन है A, और वाई का भी सेक्शन मान लो चलो A है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने पहले ना सॉर्ट कर लिया नेम के हिसाब से। जब आपने नेम के हिसाब से इस टेबल को सॉर्ट किया होगा तो कैसे नजर आएगा, है ना, कैसे नजर आएगा, एस नेम एंड सेक्शन। तो एस नेम एक्स, सॉरी डब्ल्यू सबसे पहले आएगा ना, WXYZ होगा, हाँ, तो डब्ल्यू सबसे पहले आएगा, फिर WXY एंड Z। तो डब्ल्यू का सेक्शन क्या है बेटा, A, तो यहाँ पे A लिख देना। एक्स का सेक्शन क्या है बेटा, ए मतलब पूरा टपल जाएगा ना, ऊपर नीचे पूरा टपल, मतलब ये ऐसे पूरा एक एक ये ऊपर नीचे जो होगा ना, डेटाबेस में आपने पढ़ा होगा, हाँ जी। तो ये एसक्यूएल में हम चला सकते हैं ना, सॉर्ट बाय ऑर्डर, ऑर्डर बाय, है ना, ऑर्डर बाय हम क्लॉज पढ़ा करते थे, उसमें हमने ये सब देखा भी था। तो खैर चलो ठीक है, मेन बात क्या है कि हम ऐसे करें, तो WA से मैप हो गया एक्स, एक्स ए था, ठीक है, वाई के लिए क्या था, A था, और Z के लिए क्या था, B था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको रख लिया, है ना, तो हमने इनको सॉर्ट करके इस तरीके से रखा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, वैसे तो ये बाई चांस सॉर्ट हो ही चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज करता हूँ, इसका बी ले लेता हूँ सेक्शन, एक्स का बी ले लेता हूँ सेक्शन। ठीक है, एक्स का सेक्शन हम बी कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक रहेगा। हाँ जी, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैंने इनको सेक्शन वाइज सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। जब आप इनको सेक्शन वाइज सॉर्ट करेंगे तो अगर तो हमारी जो एल्गोरिदम स्टेबल होगा, तो वो क्या करेगा, वो इस बात की कंफर्म करेगा कि ये फर्स्ट वाला ए है और ये सेकंड वाला ए है, तो फर्स्ट वाला ऊपर आना चाहिए, सेकंड वाला नीचे आना चाहिए। सिमिलरली ये फर्स्ट वाला भी है, सेकंड वाला भी है, तो फर्स्ट वाला भी ऊपर, सेकंड वाला भी नीचे। इस बात की कंफर्मेशन रहेगी अगर स्टेबल होगा तो मतलब ऐसे आएगा, WA, YA, XB और ZB। ये आउटपुट आएगा आपका स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। अगर सॉर्टिंग हमारी स्टेबल होगी तो ये आएगा, लेकिन अगर अनस्टेबल होगी, जैसे हमारे पास आ रही है ये सिलेक्शन सॉर्ट,
है ना, तो क्या हो सकता है, एस नेम और सेक्शन, क्योंकि स्टेबल नहीं है। स्टेबल होगी तो इस बात की गारंटी करेंगे हम कि अगर एलिमेंट्स रिपीटेड हो रहे हैं तो उनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर मेंटेन रहेगा, इस बात की गारंटी करेगा स्टेबल। लेकिन अनस्टेबल इस बात की गारंटी नहीं करता, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। प्लीज ये बात ध्यान से समझ लो। ऐसे नहीं होता कि हर बार ही सिलेक्शन सॉर्ट गड़बड़ कर देगा, कई बार करेगा कई बार नहीं करेगा। मैंने जान के, मैंने बोला था ना तोड़ने की कोशिश करने जोड़ने की कोशिश नहीं करनी, तो मैंने जान करके पहला एलिमेंट 4 ले लिया था, ताकि जब मैं मिनिमम एलिमेंट पकड़ूंगा तो उसके साथ स्वैप मारूंगा तो ये 4 और ये 4 हमारे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इस बात की गारंटी नहीं है ना, हर बार करेगा ऐसा गड़बड़, वो नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। बट इस बात की मैं गारंटी करके नहीं जा पा रहा, मतलब कभी कर रहा और कभी नहीं कर रहा, है ना। हाँ जी, तो स्टेबल ना होने का मतलब क्या है कि कभी तो वो मेंटेन करवा पाएगा और कभी नहीं करा पाएगा। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डेटा, आपने डेटा किस तरीके का लिया है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो अगर अनस्टेबल होगा तो हो सकता है वो क्या कर दे, वाई ए ऊपर कर दे और डब्ल्यू ए नीचे कर दे। सिमिलरली यहाँ पे जेड बी ऊपर कर दे और एक्स भी नीचे कर दे। तो फिर वही बात है, फाइनली आउटपुट आपके पास ये आएगा। तो आप बोलोगे कि हमने अभी तो पहले सॉर्ट किया था नेम वाइज, है ना, और जब हमने सेक्शन वाइज सॉर्ट किया तो फिर नेम वाले सारे बिगड़ गए, ये तो गड़बड़ होगी ना। तो ये आउटपुट आप एक्सपेक्टेड रख रहे थे, और ये आउटपुट एक्सपेक्टेड आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम से आएगा, इस विद गारंटी, है ना। लेकिन अगर अनस्टेबल होगा तो शायद इस तरीके का भी आउटपुट आपके पास आ सकता है। मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, शायद आ सकता है, गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं, शायद इस तरीके का आ सकता है ना। तो मतलब हम फंस सकते हैं, तो हमारे को इस बात की गारंटी नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। और वैसे भी आप देख ही रहे हो, सिलेक्शन सॉर्ट तो महा बकवास एल्गोरिथम है, इसमें तो है भी नहीं कुछ भी, है ना, फालतू में। वो तो इतना टाइम भी ज्यादा लगा रहा है, कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा करवा रहा है, एंड सो उसको ज्यादातर हम यूज करते ही नहीं है। तो बस वैसे पढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया, और बहुत सिंपलेस्ट टेक्निक थी, सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन भी इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है ना, तो मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं वो शायद नहीं आएंगे, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नजर आने शुरू हो जाएंगे अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट लगाओगे तो, क्योंकि टेबल वही बात है बिगड़ सकती है ना। तो मतलब हमने कितनी अजीब बात है, पहले आपने नेम वाइज सॉर्ट, ये हमारी एक्चुअल टेबल थी, है ना, हमने पहले नेम वाइज सॉर्ट किया, नेम वाइज सॉर्ट करने के बाद हम सेक्शन वाइज सॉर्ट कर रहे थे, तो जब हमने सेक्शन वाइज सॉर्ट किया तो नेम वाले बिगड़ गए। ये तो जीवी सिस्टम हो गया ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, और फिर वही बात है, आप नेम की तरीके से करने की कोशिश करोगे तो सेक्शन बिगड़ जाएगा। तो वो तो परेशानी परेशानी है ना, और ऑफ कोर्स दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। तो मतलब मैं ये आउटपुट तक शायद पहुंच ही ना पाऊं कभी भी अगर हमने अनस्टेबल लगाया होगा तो, और ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। ठीक है जी, आई होप पकड़ गए आप लोग। चलिए ठीक है जी, इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, क्या सिलेक्शन सॉर्ट इन प्लेस है। इन प्लेस की डेफिनेशन आपको बहुत जगह गलत पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारे इवन टीचर्स भी गलत पढ़ा देते हैं, है ना, पता नहीं क्या कहाँ से क्या पढ़ते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप लोग कंफ्यूज रहोगे कौन सी इन प्लेस है कौन सी नहीं है, एंड सो ऑन। तो और क्विक सॉर्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को कि क्विक सॉर्ट इन प्लेस है या आउट ऑफ प्लेस है, तो वो खैर हम आगे देखेंगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होगी ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, और मैं ये डेफिनेशन कोरमैन से निकाल करके लाया हूँ। तो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास कोई एरे है ना, हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम चलाना है, तो इस एरे पे हमने चलाया। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आप एल्गोरिथम के बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसके इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, तो इसके अंदर के कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही, प्लीज ध्यान से सुन लेना, कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही शुड बी स्टोर्ड आउटसाइड द एरे। ठीक है, कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड आउटसाइड द एरे, ऐसे लिख देता हूं मैं, कैन बी स्टोर्ड आउटसाइड द एरे। मतलब अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिया होगा, जो भी कुछ किया होगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेस आप कितना भी ले लो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर एन हो, चाहे एक्स्ट्रा स्पेस लॉग एन हो, कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। द ओनली थिंग इज इन प्लेस का बेसिक मीनिंग क्या है कि हमारे पास एक एरे है एन एलिमेंट्स का, तो कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आप एरे के आउटसाइड स्टोर कर सकते हो फॉर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के लिए आप कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही एरे के आउटसाइड स्टोर करवा सकते हो, इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं करा सकते। ये बेसिक डेफिनेशन है बेटा इन प्लेस की। आपको समझ में आया? प्लीज ये बात ध्यान रखना, बहुत लोग गलत पढ़ा देते हैं, ऑक्सिलरी स्पेस लॉग एन होना चाहिए, ऑक्सिलरी स्पेस कांस्टेंट होना चाहिए। अरे मारो गोली ऑक्सिलरी स्पेस को, मेरे को यहां से कोई मतलब नहीं। ऑक्सिलरी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा बेसिक मीनिंग ये है कि अगर हमने एन एलिमेंट्स का एरे लिया है तो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एल्गोरिथम सॉर्टिंग कर रहा होगा ना, तो सॉर्टिंग करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही एरे के आउटसाइड स्टोर करवा सकता है। मतलब अगर आपके पास एक, अब देखो मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करता हूं, आपके पास एरे है एन एलिमेंट्स का,
और आप कहते हो कि मुझे 1000 एलिमेंट्स का एक एरे और लेना पड़ रहा है और उसकी हेल्प से मैं ये सॉर्टिंग करवा रहा हूं, कोई बात नहीं, दैट इज इन प्लेस। ये कंफ्यूजन बहुत रहती है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ रही है तो आउट ऑफ प्लेस है, अगर एक्स्ट्रा एरे की जरूरत नहीं तो वो इन प्लेस है। अरे महा बकवास डेफिनेशन है ये इन प्लेस आउट प्लेस की। ठीक है, एक्स्ट्रा एरे ले लो लेकिन 1000 एलिमेंट के लिए कोई बात नहीं, तो इन प्लेस ही रह जाएगी। मतलब मैंने क्या वर्ड यूज किया, कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही एरे के आउटसाइड आप लेकर के जाओगे सॉर्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट से ज्यादा ही एलिमेंट्स लेके जा रहे हो, बेशक से आप लॉग एन एलिमेंट्स लेके चले जाओ बाहर, ध्यान से सुन लो, बेशक से आप अगर अगर एन एलिमेंट्स का एरे है और आपने लॉग एन एलिमेंट्स को इस एरे में से बाहर निकाला है सॉर्टिंग करने के लिए या हेल्प ली है एक एक्स्ट्रा एरे की जिसका साइज लॉग एन है, तो आप बोलोगे कि बेटा वो आउट ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो इन प्लेस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा लिख देता हूं मैं, एट मोस्ट कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड आउटसाइड द एरे फॉर सॉर्टिंग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही एरे के बाहर लेकर के जाओगे सॉर्टिंग करने के लिए, उससे ज्यादा को नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल बकवास डेफिनेशन है कि लॉग एन ऑक्सिलरी स्पेस लग रहा होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। और मैंने कोरमन की किताब को फॉलो किया और बिल्कुल कोरमन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप ये फालतू की डेफिनेशंस पढ़ लोगे ना कि ऑक्सिलरी स्पेस लॉग एन चाहिए होता है, ऑक्सिलरी स्पेस वन हो, ऑर्डर वन हो, एंड सो ऑन, कुछ भी अनाप शनाप कोई भी पढ़ा देता है, तो क्विक सॉर्ट जब पढ़ रहे होगे, बाकी जब सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे होगे, वहां पे फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कौन सी इन प्लेस है कौन सी आउट ऑफ प्लेस है। आपको लग रहा होगा कि क्विक सॉर्ट इन प्लेस आउट प्लेस हो जाएगी, बट वो इन प्लेस निकल के आती है, फिर सारी की सारी कंफ्यूजन आती है। तो इसलिए कंफ्यूजन को एकदम दूर रखो। इन प्लेस लिटरल मतलब निकालो ना, इन प्लेस मतलब क्या है कि उसी एरे के अंदर आप काम कर रहे हो बस। ठीक है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही तो कांस्टेंट स्पेस ले लो, एक्स्ट्रा कांस्टेंट से तो हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस एक्स्ट्रा ले लो, उसमें आप उसकी हेल्प से आप सॉर्टिंग करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि अगर आपके पास एन एलिमेंट्स का एरे है, आपने 1000 एलिमेंट का भी एक नया एरे बना लिया और उसके थ्रू आप सॉर्टिंग करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, वर्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, आई होप मैंने काफी बार बोला आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको लाइन पढ़ा देता हूँ, है ना, ये आपकी कोरमन की किताब से मैंने लाइन उठाई है। इन प्लेस का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट अ कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द इनपुट एरे आर एवर स्टोर्ड आउटसाइड द एरे। बस, आर एवर स्टोर्ड आउटसाइड द एरे मतलब एट एनी गिवन टाइम। एल्गोरिथम में आप चाहे मतलब पास वन पास टू, चाहे पास वन पास टू का चक्कर नहीं भी है, मतलब चाहे आप एल्गोरिथम के शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, मतलब आप एनी गिवन टाइम, है ना, मतलब आधा एल्गोरिथम चल चुका है, आधा रहता है, या 90% एल्गोरिथम चल चुका है, 10% रहता है, कुछ भी है, कैसे भी है, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमने क्या कहा है, एट मोस्ट, ये वर्ड याद रखना, एट मोस्ट अ कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनपुट एरे आर एवर स्टोर्ड आउटसाइड द एरे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ कोर्स इन प्लेस है ना, आउट प्लेस नहीं है। तो इन प्लेस क्यों है, क्योंकि हमने तो उसी एरे में सारा कुछ काम किया था ना भाई, है ना, स्वैपिंग करवा रहे थे और जो भी करवा रहे थे, हमने तो किसी भी एलिमेंट को एरे के बाहर स्टोर नहीं करवाने की काम किया, है ना। और आप अगर बहुत ज्यादा डीप में घुसते हो तो आपने टेम्परेरी वेरिएबल टी लिया था, उसके अंदर आपने एक जो हमारा पहला एलिमेंट था उसको स्टोर करवाया था, एरे के पहले एलिमेंट को स्टोर करवाया था, बट हमारे पास एरे में भी था ही वो, तो खैर उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला। द ओनली थिंग इज हमने क्या कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट एलिमेंट्स को आप एरे के बाहर लेकर के जा सकते हो और उससे आप सॉर्टिंग करवा लो, है ना। और यहाँ पे तो हमने सारा कुछ ही इन प्लेस ही किया, है ना, हमने किसी को भी बाहर डाला ही नहीं है। एक एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हो, अगर आपके दिमाग में ज्यादा है ही, तो एक एलिमेंट को आपने एरे के बाहर लेकर के गए थे और जिसको आपने टी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था। ठीक है ना, हर पास में एक एक एलिमेंट को ही आपने बाहर रखा है, तो दैट इज ऑर्डर वन। तो ऑर्डर वन मतलब दैट मीन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही आपने एरे के बाहर निकाला है, जिसकी हेल्प से आपने सॉर्टिंग करवाई है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। कितने एलिमेंट्स को आपने आउटसाइड एरे स्टोर करवाया है एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वन। प्लीज अभी मत बोल देना कि सर हर पास में एक एक एलिमेंट बाहर गया है तो ऑर्डर एन स्पेस एक्स्ट्रा लग गया, अरे नहीं, ऐसे नहीं सोचना, प्लीज ऐसे नहीं सोचना। मेरे को पता है, ये जब मैं ऑप्शनल क्लासेस में पढ़ाता था इसी स्टूडेंट्स को डाउट आता था कि सर हर पास में एक एक एलिमेंट हमने एरे के बाहर फेंका है तो टोटल तो हमने एन एलिमेंट्स बाहर फेंक दिए ना। नहीं, इसने क्या बोला देखो, पर्टिकुलर टाइम पे देखो, एट मोस्ट कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनपुट एरे आर एवर स्टोर्ड आउटसाइड द एरे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और हर पास में आपने सिर्फ एक एक एलिमेंट को बाहर रखा है, तो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने पास सिर्फ एक एक एलिमेंट बाहर है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप बोलो कि एन के एन बाहर है, ऐसे थोड़ी हुआ है। मतलब एक एक भूला एक याद करा, एक भूला एक याद किया, ऐसे किया है ना। मतलब पहले एलिमेंट को आपने स्टोर करके रखा था टी में, फिर उसके बाद आपने इस वाले एलिमेंट को टी में स्टोर कर दिया था, तो पुराना वाला तो गया ना, फिर इसको स्टोर कर दिया था एंड सो ऑन। तो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एक ही एलिमेंट बाहर है एरे से। आपने एक एलिमेंट को ही बाहर स्टोर करके रखा हुआ है, एक से ज्यादा को आपने स्टोर नहीं किया।
तो बस वही बात मेरी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप और डीप में जाने की कोशिश करोगे तो आप ये बोलोगे कि सर स्वैपिंग भी तो हुई थी ना। जैसे पास नंबर 1 में आपने इसको टी माना था, है ना, फिर पास नंबर 2 जब आए थे तो आपने इसको टी माना था, और आगे आगे हम बढ़ते चले गए थे, है ना। तो पास नंबर 3 में हमने इसको टी माना था, फिर हम आगे आगे बढ़ते चले गए थे। जैसे अब पास 3 की मैं बात करता हूँ, तो इनिशियली आपने इसको टी माना था, है ना, और चलते चलते पास 3 में आए तो मतलब फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। पास 3 में क्या होगा, हमने इसको इनिशियली टी माना, और चलते चलते हो सकता है टी शायद यहाँ पहुंच गया, है ना, क्योंकि हमारे को लगा कि ये सबसे मिनिमम एलिमेंट है। अब इसको और इसको आपको स्वैप करना है ना, तो जब आप स्वैप कर रहे हो तो हो सकता है, रादर होगा भी, कि 2 एलिमेंट बाहर होंगे हमारे पास लिस्ट से, मतलब जो भी हमारे पास एरे था उसके 2 एलिमेंट हमारे पास आउटसाइड स्टोर हो रहे होंगे। तो एक तो ऑफ कोर्स टी में है ही है ये वाला एलिमेंट, और इस वाले एलिमेंट को भी आपको बाहर स्टोर करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप एक नया वेरिएबल लेंगे जिसके थ्रू आप स्वैप करवाओगे। तो थर्ड वेरिएबल हमारे को लेना पड़ेगा ना, जैसे एक तो टी हो गया और ये हो गया a(i-1), है ना, ये तो एरे का एलिमेंट है। तो याद आ रहा है ना आपको, हम कोड में लिखा करते थे स्वैप टी और a(i-1). याद आ रहा है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद करो। देखो ये हमने लिखा था ना, देखो स्वैप टी और a(i-1), याद करो, कोड में हमने ये सब दिखाया था आपको। हाँ जी, तो हमने अल्टीमेटली इनको स्वैप करना है। और a(i-1) कौन सा एलिमेंट है बेटा? a(i-1) ये एलिमेंट है, पास 3 में चल रहे हैं, तो दिस इज आवर a(i-1). पास 3 है तो i की वैल्यू 3 रही होगी, तो हम a(2) से, है ना, 0 1 2, तो a(2) से और t को हम आपस में स्वैप करेंगे। तो अब स्वैप करने के लिए थर्ड वेरिएबल की तो जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप बिना थर्ड वेरिएबल के भी कर सकते हो। तो वही बात है, यहाँ पे फिर डायलेमा आ रहा है कि आपको थर्ड वेरिएबल यूज किया कि नहीं किया। ये तो स्वैपिंग पे टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर आपने एक तीसरा वेरिएबल और यूज किया होगा, जैसे सपोज कर लो आपने t1 एक और वेरिएबल यूज किया इन t और a(i-1) को स्वैप करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि जैसे आपने बोल दिया कि t1 इज इक्वल टू a(i-1), ठीक है, और फिर a(i-1), मैं ऐसे कोड लिख रहा हूँ, a(i-1) इज इक्वल टू t और t इज इक्वल टू t1। अगर आपने इस तरीके का कोड लिखा होगा तो आप बड़े आराम से बोलोगे कि सर देखो t1 में a(i-1) आया है ना, और a(i-1) मतलब ये एलिमेंट t1 में आया है और ये एलिमेंट t में था ही, तो 2 एलिमेंट एरे से बाहर स्टोर किए हैं आपने। मतलब बिल्कुल बिल्कुल डीप में जाके कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 ही हुए ना, इससे ज्यादा तो नहीं हुए। तो बस डेट इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो बात हमारी खत्म है। वैसे मेरे को इतना जाने नहीं चाहिए था, 1 2 4 5 हजार भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बार बार बता रहा हूँ, कांस्टेंट होना चाहिए बस, दैट्स इट। ठीक है, बट स्टिल मैं क्योंकि पहली बार आपको इन प्लेस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वर्ड, इसलिए मैंने डीप में जाकर के एकदम एग्जैक्ट आपको समझा दिया कि क्या सीन बन रहा है। तो हमने क्या देखा, ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस तरीके का कोड सोचते हो स्वैपिंग के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट है एट एनी गिवन टाइम, 2 एलिमेंट एरे से बाहर आपने स्टोर किए हैं। एरे के 2 एलिमेंट आपने एरे से बाहर स्टोर किया, मतलब ये जो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से एट एनी गिवन टाइम ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट आपने बाहर स्टोर कर रखे हैं। 2 से ज्यादा बाहर नहीं लेकर के जा रहे किसी भी टाइम पे। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ये मत सोचना कि सर आपने शुरू में इसको टी माना था फिर इसको ऐसे से आगे बढ़ते जा रहे तो इनडायरेक्टली आपने सारा एरे बाहर स्टोर किया। अरे नहीं, एट एनी गिवन टाइम बोलो ना। पास नंबर 1 में टी इधर था, फिर पास नंबर 2 में टी इधर आ गया, तो जब इधर आ गया तो फिर ये वाला तो चला गया ना। आई होप आप समझ पा रहे। खैर मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लैरिटी आ गई होगी काम में। तो मेन बात क्या आई कि सिलेक्शन सॉर्ट हमारी इन प्लेस आ रही है, हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट को बाहर स्टोर किया बस। ठीक है, और क्या डेफिनेशन इन प्लेस की ये आप देख चुके हो, एट मोस्ट a constant number of elements of input array are ever stored outside the array। ठीक है जी, चलिए तो बस यहाँ पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ और ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी और जैसे नेक्स्ट एल्गोरिथम हम देखेंगे बबल सॉर्ट, वहां पे हम फिर और बात करेंगे वो बबल सॉर्ट इन प्लेस है या नहीं है एंड सो, है ना। तो वहां पे आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देख लिए तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको कभी भी जिंदगी में। ये अगर डेफिनेशन आप दिमाग में रखोगे तो, कोई और डेफिनेशन अगर आपने अपने दिमाग में घुसाई तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो अब सिंपल भाषा में बस लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ रही है तो आउट ऑफ प्लेस होता है, वो इन प्लेस नहीं होता। महा बकवास बात है भाई, ऐसे नहीं होता। आप बोलो ना एक्स्ट्रा एरे जो आपने लिया उसका साइज क्या लिया है, अगर आपने उसका साइज n log n कुछ भी लिया एक्स्ट्रा एरे का साइज तो हम फंस गए। ठीक है, तब वो आउट ऑफ प्लेस है, अदरवाइज वो इन प्लेस है। मतलब अगर कांस्टेंट स्पेस लिया आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा, आप एक बात आपके भी दिमाग में आ सकता है कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि चाहे हो सकता है एक्स्ट्रा स्पेस और n हो लेकिन फिर भी वो इन प्लेस आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा ये जो एलिमेंट्स थे एरे के, सारा घुमा फिरा करके बात इस एरे पे आ रही है। इस एरे के एलिमेंट्स को हमने स्टोर जब करवाया एट एनी गिवन टाइम, एल्गोरिथम ने कांस्टेंट स्पेस ही लिया इस एरे के एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो फिर एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ना आया कहां से? अरे हो सकता है रिकर्सिव एल्गोरिथम हो,
रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा तो वही बात, एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, तो जैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश्ड ऑन टू द स्टैक होता चला जाएगा, तो फिर हो सकता है कि शायद n फंक्शन कॉल हो जाए, तो स्टैक की जो डेप्थ है वो n आ जाए, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको ऑर्डर n की जरूरत पड़ जाए, एक्स्ट्रा स्पेस यू नीड ऑर्डर n, लेकिन वो जो ऑर्डर n आपने स्पेस लिया है उसके लिए आपने इस एरे के एलिमेंट्स को यूज नहीं किया ना, समझ रहे हो, मतलब एट एनी गिवन टाइम इस एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो कांस्टेंट स्पेस लेने चाहिए बाहर, मतलब बाहर लेकर के जाओगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट शुड बी कांस्टेंट, इस एरे के बाहर अगर आप लेकर के जाओगे एलिमेंट्स को, ये जो इस एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर हैं, तो इसी को हमने सॉर्ट करना है, तो इन एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप इस एरे से बाहर लेकर के जाओगे दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आपने बेशक से रिकर्शन भी यूज करी होगी, रिकर्सिव एल्गोरिथम भी चलाया होगा, ऑर्डर आपने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया होगा, लेकिन उस एक्स्ट्रा स्पेस के चक्कर में आपने इस एरे के एलिमेंट्स को बाहर नहीं लेकर के गए हो, बस ये सिंपल बात है, ठीक है। खैर मैं ज्यादा बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जब बात उठेगी तब वहां बात करेंगे आराम से, जैसे हम एल्गोरिथम्स में घुसेंगे आगे तो वहां बात करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपको क्या होती है इन प्लेस और क्या होता है आउट प्लेस, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं जी आगे, है ना, बस एक ये क्वेश्चन बचता है, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ और फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। टू सॉर्ट 1 मिलियन डेटा सिलेक्शन सॉर्ट नीड 5 सेकंड एंड टू सॉर्ट 10 मिलियन डेटा इट नीड डैश सेकंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन पे तारे बना लो बेटा, कई बार क्वेश्चन आए हैं इस तरीके के, तो ये बहुत ईजी होते हैं, बस आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, आपका काम खत्म है। तो टी ऑफ एन टाइम नीडेड इज, आपको पता है थीटा एन स्क्वायर फॉर द सिलेक्शन बाय द सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। हाँ जी, तो टी ऑफ एन आपको कितना दिया हुआ है भाई, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में कितना डेटा सॉर्ट हो जाता है, 1 मिलियन डेटा, 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶। तो आप क्या बोलोगे, थीटा एन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे कह सकते हो ना, सम कांस्टेंट के, है ना, तो टी ऑफ एन ऐसे लिखता हूं मैं पहले, टी ऑफ एन इज के मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो टी ऑफ एन कितना दिया हुआ है बेटा 5, तो आप क्या बोलोगे 5 सेकंड दैट विल बी इक्वल टू के इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, है ना। अच्छा, और उसके बाद फिर आप एक और इक्वेशन बना सकते हो कि लेट एक्स टाइम इज नीडेड टू सॉर्ट 10 मिलियन डेटा, तो के इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो बस इसको इससे डिवाइड करो, सीधा आंसर निकालो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बाइनरी सर्च में भी कराए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो 5 सेकंड है के इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, और x सेकंड लग जाएंगे के इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। अब डिवाइड मारो, के कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन के आएगा 5/x दैट विल बी इक्वल टू, ये के कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दिया मैंने 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो 1 2 से डिवाइड किया तो 10⁻12 है ना, 10⁻6 का स्क्वायर दैट इज 10⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻14, तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे x विल बी इक्वल टू 500 सेकंड, दिस इज माय आंसर। ये स्टैंडर्ड वे है बेटा प्लीज, ठीक है, स्टैंडर्ड वे अपने दिमाग में घुसा लो। तो टी ऑफ एन, आपको कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, बस कॉम्प्लेक्सिटी पता तो आप बड़ी जल्दी आंसर निकाल दोगे। टी ऑफ एन इज थीटा एन स्क्वायर, तो टी ऑफ एन क्या हो जाएगा के इंटू एन स्क्वायर, तो आपको क्या गिवन है 5 सेकंड फॉर टू सॉर्ट 1 मिलियन डेटा, दैट इज के इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और x टाइम लग जाएगा के इंटू 10⁻7 का स्क्वायर, मतलब 10 मिलियन डेटा के लिए x सेकंड लग रहे हैं, डिवाइड मारो और आंसर निकाल दो, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो टू सॉर्ट 1 मिलियन ऐसी कुछ भी आप को क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई सीपीयू है, उस पे इन्होंने टाइम मेजर कर लिया प्रॉपरली, है ना, मतलब ये पोस्टीरियरी एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। याद है ना, प्रायोरी पोस्टीरियरी, नहीं पता तो पुराने लेक्चर्स देखो मेरे, डेटा सेट एल्गोरिथम के बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, एनालिसिस दो टाइप से किया जाता है, एक पोस्टीरियरी और प्रायोरी एनालिसिस। तो ये पोस्टीरियरी एनालिसिस है, मतलब आपने एल्गोरिथम को, ये जो सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर दिया और उसको आप किसी सीपीयू पे चला रहे हो, और सीपीयू पे चलाते चलाते आपने टाइम नोटिस किया कि कितना टाइम लगा रहा था वो सीपीयू एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये बेसिक बैकग्राउंड में मैंने आपको इस क्वेश्चन का दे दिया, ठीक है जी। चलो इतना रहता है इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बबल सॉर्ट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया
किया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।